आप और हम देखने वाले सभी दर्शकों को मीनू शर्मा का नमस्कार, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मनोविज्ञान के ज्ञान से सजा यह मंच जन साधारण और जन दिव्यांग के मन और जीवन के हर रूप से जुड़ा है। साथियों, जीवन एक अद्भुत यात्रा है। जन्म लेते ही बच्चा रोता है, धीरे धीरे वातावरण में ढलकर मुस्कुराने लगता है और एक दिन खिलखिलाकर हंसना सीख जाता है। उम्र के अलग अलग पड़ाव पर हर व्यवहार, हर परिवर्तन, हर अनुभव और उपलब्धियों के वास्तविक और आध्यात्मिक रूप को समझने लगता है और जीवन का यह चक्र एक अद्भुत जीवन यात्रा में परिवर्तित हो जाता है, जो जीवन को सुंदर ही नहीं बेहद सुंदर रूप दे देता है। जी हाँ साथियों, आज के कार्यक्रम का विषय है जीवन यात्रा और इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर मनदीप कुमार अरोड़ा, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और साथ ही स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर जॉली गुप्ता जैन, जो कि डायरेक्टर न्यूरो केयर कंसल्टेंट हैं और एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों विशेषज्ञों का हमारे इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम का आरंभ करती हूँ डॉक्टर मनदीप आपसे। नमस्कार जी डॉक्टर मनदीप, हर व्यक्ति का जीवन एक अद्भुत यात्रा होता है और यह यात्रा माता के गर्भ धारण के साथ ही आरंभ हो जाती है। बिल्कुल। तो मनोविज्ञान में इस यात्रा की व्याख्या किस प्रकार की गई है, हमारे दर्शकों को इसकी जानकारी दीजिए। मनोविज्ञान में बेसिकली 8 स्टेजेस रहते हैं जी। और जो पहला स्टेज रहता है वो रहता है प्री स्कूल इन्फेंसी, जो शैशव काल भी कहलाता है, जो 0 to 2 इयर्स तक रहता है। जी। उसके बाद आपका बाल्यावस्था आता है, जो 2 इयर्स से लेकर 11 इयर्स तक रहता है। उसके बाद आपका एडोलेसेंस आता है, जो 11 से 18 इयर्स तक रहता है। जी। फिर अडल्टहुड होता है, जो आपका बेसिकली 18 इयर्स से लेकर 35 या 60 इयर्स तक आप कह सकते हो। और लास्ट में आपका ओल्ड एज आता है। जी 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 डॉक्टर मनदीप, शैशव काल तो एक ऐसी अवस्था है हाँ जी, कि जहाँ पर बच्चे को अपने परिवार पर पूर्णतः आश्रित होना पड़ता है। बिल्कुल। और यह तो एक स्नेह और ममता और दुलार का समय है बच्चे के लिए। बिल्कुल। तो क्या ऐसे समय में भी, शैशव काल में भी बच्चे को किन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि शैशव काल एक ऐसा समय होता है जिसमें एक पेरेंट का, माता पिता का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जी। उसमें एक बच्चे को अगर एक भरोसा, एक सिक्योरिटी मिलती है, उससे बच्चा बड़ा आशावादी बनता है। और ये आशावादी जीवन अगर उस समय उसको मिले तो वो जीवन काल में, भविष्य में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर वो एक बार ही अपने आप को एक सिक्योर एनवायरनमेंट में पाता है तो अपने मित्रों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने वर्क प्लेस में एक भरोसेमंद लाइफ जी पाता है। और उसको ये आशा होती है कि अगर मुझे किसी की जरूरत होगी तो वो इंसान जिसके साथ मैं अपना रिलेशन बना रहा हूँ वो मेरे साथ खड़ा रहेगा। तो इसलिए इस समय आपका जो एक कह सकते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, अगर यहीं पर उसको इनसिक्योरिटी मिले, उसकी जरूरतों का ध्यान ना रखा जाए, तो ऐसे में बच्चा जो है इन लॉन्ग टर्म बहुत आशावादी नहीं रहेगा। तो एक आशावादी इंसान बनने के लिए ये टाइम सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। जी। दूसरा जो मैं लेना चाहूंगी जो चुनौतियों में है वो है स्टिमुलेशन। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है उसका पहले 7 साल तक बहुत तेजी से मस्तिष्क का डेवलपमेंट होता है और इसकी वजह से अगर उसको स्टिमुलेशन ना मिले या पौष्टिक आहार ना मिले तो कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट रुक जाती है। तो इसका मतलब शैशव काल में ही बच्चा जो है विश्वास करना सीखता है। बिल्कुल। और वो विश्वास वो अपने परिवार से बनाकर उसी विश्वास को समाज तक लेकर जाता है। बिल्कुल। और इसी विश्वास से की वजह से ही वो आशावादी बनना सीखता है। हाँ और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना सीखता है। तो शैशव काल में ही बच्चे का भरपूर ध्यान रखना चाहिए। जी। और यहाँ से बच्चे की जो यात्रा आगे चलती है बाल्यावस्था की ओर जब वह बढ़ता है तो सीधा संबंध देखा जाता है विद्यालय से। बिल्कुल। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक बच्चा विद्यालय के लिए बैग पैक नहीं कर रहा, अपने भविष्य के लिए बैग पैक कर रहा है, तो ये कथन कितना सही मानेंगे आप? मैं काफी हद तक, बहुत हद तक सही मानूंगी कि स्कूल का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है इस टाइम पर। प्लस ऑल्सो जो पेरेंट्स चल रहे होते हैं अब तक, उनका भी हाथ जुड़ जाता है। तीनों का एक रोल हो जाता है, एक इंसान अपना और
स्कूल का और ऑब्वियसली द पेरेंट्स। लेकिन इसमें 3 चुनौतियां बच्चे फिर फेस करते हैं। पहला है कि इसमें बच्चा जब टॉयलेट ट्रेंड होता है तो उसके अंदर एक आत्मनिर्भरता आती है, एक कंट्रोल आता है कि मैं अपने डिसीजन ले सकता हूँ, और वहां से उसकी इच्छा शक्ति, विल पावर का जन्म होता है। अगर वो विल पावर उस समय उसको पता लग जाए कि चीजें मेरे कंट्रोल में है, तो वो विल पावर दूर तक जाती है। फिर साथ ही साथ उस समय बच्चे को ये रियलाइज होता है, अगर इस समय टॉयलेट ट्रेन नहीं होता, माँ बाप गुस्से से कराते हैं, तो बच्चे के अंदर एक गिल्ट आ जाता है, शेम आता है। तो वो सोचता है कि मैं इतनी अपनी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो उसके कहीं विल पावर को हर्ट करता है। और आगे जाके यही उसकी लाइफ में पर्पस का रोल लेता है, मकसद का रोल लेता है। वो बच्चा जिसमें आत्मनिर्भरता होगी वो आगे कॉन्फिडेंटली रहेगा, ठीक है, उसकी लाइफ में रहेगा कि मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ जो बच्चे को वो नहीं मिला होगा, गुस्सा मिला होगा, स्कूलिंग मिली होगी, उसके अंदर वो हीन भावना एक गिल्ट में तब्दील हो जाती है। और वही आगे फिर जाकर एक स्कूल में जब टीचर्स के संपर्क में आता है, वो इनिशिएशन तो लेता नहीं है, गिल्ट में रहता है, वो आगे जाके कॉम्पीट नहीं कर पाता। पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर ग्रुप, तीनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल। और इसी स्टेज पर बच्चा अपने आप को भी पहचानता है, और अपनी एक पहचान जो हमेशा एक किशोरावस्था में बनाने का प्रयास रहता है बच्चों का, कि हमारी एक परिवार से, समाज से में एक अलग पहचान बने। तो इसी दौर में बच्चा वो पहचान बनाना भी सीख जाता है। यहाँ मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर जॉली आपकी तरफ। डॉक्टर जॉली, हमारा यह प्रोग्राम दिव्यांग बच्चों को विशेष रूप से समर्पित है, तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आप क्या कहना चाहेंगी कि हम किस तरह बच्चों की यात्रा को, जीवन यात्रा को सरल और सुगम बना सकते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता क्या है। जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम किसी भी इंसान को उसकी किसी भी लाइफ स्टेज में जो उसका एज स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन है उसमें इंडिपेंडेंट बनाने में उसकी हेल्प करते हैं, ताकि वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीने में सक्षम बन सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट होता है राइट फ्रॉम द बर्थ, जिसे हम अर्ली इंटरवेंशन भी कहते हैं। पेरेंट्स को जब भी लगता है कि उनके बच्चे में कुछ डिफरेंट है, जैसे कि एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक बच्चा है 3 महीने का, उसमें सोशल स्माइल नहीं है, या वो आई कांटेक्ट नहीं दे रहा अपने पेरेंट्स को, या वो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, या पेरेंट्स उसको गोद में ले रहे हैं तो उसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, वो उसको एंजॉय करने की बजाय उसको इरिटेशन हो रही है, बच्चा और ज़्यादा रो रहा है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उस टाइम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास आए, बिकॉज कहीं ना कहीं उस बच्चे में हो सकता है कि कोई सेंसरी डिसफंक्शंस हो, जैसे कि बच्चे में ऑटिज्म हो सकता है, ADHD हो सकता है, ADD हो सकता है। इन चीज़ों का जितनी जल्दी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उतनी जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उतना बेटर बच्चे का आउटकम आएगा। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम उस चीज़ के लिए सेंसरी इंटीग्रेशन करते हैं, जिससे बच्चा अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर सकता है, उसको ऑब्जर्व कर सकता है, फोकस कर सकता है, जिससे उसका आगे का डेवलपमेंट एक नॉर्मल नॉर्मल ट्रैक पे आ सकता है। जी, तो जितनी जल्दी हम यह पहचान सकें कि हमारे बच्चे में किस तरह का अपेक्षित परिवर्तन होना चाहिए और वो नहीं आ रहा, बच्चा स्माइल नहीं कर रहा है, या बच्चा पलट नहीं रहा है, या अपने परिवारजनों को नहीं पहचान रहा, तो हमें फौरन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। जी, और साथ ही में ये एक प्रश्न और आता है मस्तिष्क में कि जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जैसे अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की सहायता से वो आत्मनिर्भर भी थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाता है, तो क्या ऐसे बच्चे जो कि किशोरावस्था में जब पहुंचते हैं, हमारे दिव्यांग बच्चे, वो भी उन्हीं सारे मानसिक और शारीरिक भावनात्मक परिवर्तनों से जो है गुजरते हैं, उन्हें भी समाज में आत्मनिर्भर बनाए जाने का प्रयास रहता है, तो क्या लगता है हमारे ये दिव्यांग बच्चे, ये कौन सी स्टेज है जहां हम कह सकें वो समाज में निकलने के लिए, रोजगार की दुनिया में जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, रोजगार की दुनिया में निकलने के लिए हर किसी की एज वही है कि जब वो किशोरावस्था में एंटर करते हैं, वही एज सभी बच्चों के लिए है, लेकिन जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी होती है। उनके ऊपर हम सिर्फ एकेडमिक्स पे फोकस ना करके उनकी हमें और सब ट्रेनिंग्स करनी होती है, जो भी उनकी नीड है उसके बेस पे। जैसे कि अगर हमारे पास कोई स्पेशली एबल्ड बच्चा आता है, उसकी शुरू से थेरेपी चल रही है, तो पहले हम उसको प्री वोकेशनल ट्रेनिंग में डालते हैं,
ताकि हम उसको अलग अलग स्किल्स का एक्सपोजर देते हैं, जिससे हम पहचान पाते हैं कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। उस इंटरेस्ट के हिसाब से हम उसे वोकेशनल ट्रेनिंग में डालते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग में बच्चे को एक प्रॉपर वर्क सिखाया जाता है, जो उसके चैलेंजेस हैं उनसे ऊपर उठ के उसको सिखाया जाता है कि वो कैसे अपने आगे काम को आगे बढ़ा सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन की या इंक्लूसिव सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे जब तैयार होंगे समाज में कदम रखने के लिए तो उन्हें अपनी सिक्योरिटी का भी उतना ही ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो इसी तरह से एडोलेसेंट एज में बच्चों में सेक्सुअल नीड्स भी आती है। स्पेशली एबल्ड बच्चों में पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, ये चीज़ समझना उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नॉर्मली हम बच्चों को ये चीज़ बता के समझा सकते हैं, लेकिन स्पेशली एबल्ड बच्चों में हमें उनके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होती है कि क्या पब्लिक है, क्या प्राइवेट है, क्या उनका काम है जो उनको सिर्फ प्राइवेट में करना है, क्या गुड टच है, क्या बैड टच है। उसके लिए एक सेक्सुअल ट्रेनिंग उनको दी जाती है, जो कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट द्वारा दी जाती है। तो इन सब ट्रेनिंग्स के साथ बच्चा जब वर्क प्लेस में एंटर करता है तो वो एक कॉन्फिडेंट होता है, उसे पता है कि अगर कोई चैलेंजेस उसके साथ आते हैं तो वो उनसे कोप अप कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी डॉक्टर मनदीप, अब जब हम यहाँ से सफ़र आगे लेकर चलते हैं, जीवन यात्रा का अगला पड़ाव आता है वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था में दो तरह की मानसिकताएं देखने को मिलती हैं। एक, या तो मनुष्य यह सोच लेता है कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं थक चुका हूँ और अब यह तो अवस्था मेरे जीवन का अंत है। या फिर वो यह भी सोचता है, एक दूसरी मानसिकता वाले लोग ये सोचते हैं, हाँ मैंने बहुत काम कर लिया है, मैं अब थक चुका हूँ, लेकिन अब यह समय है कि जब मैं अपने लिए जी सकता हूँ। तो ये दो तरह की मानसिकताएं क्या हैं, क्यों है ये दो तरह की मानसिकताएं? मनोवैज्ञानिक रूप से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब जो है इंसान अपनी ओल्ड एज में आ जाता है तो एक कगार में आ जाता है कि उसकी लाइफ में सबसे पहले चेंज आता है कि वो अब अपने जो भी कार्य कर रहा होता है डे टू डे लाइफ में, अगर वर्किंग होता है तो वो नॉन वर्किंग लेवल पे आता है और वो जनरली एक लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में होता है। तो इस लेवल पर अगर एक इंसान ये सोचे कि मैं आगे जनरेट करना चाहता हूँ, मैं आगे अपनी जो भी मैंने अब तक कमाया, अपने वैल्यूज, अपनी चीजें वो आगे दूसरे जनरेशन में मैं इम्पार्ट करूँ, तो ये उनके लिए सुनहरा मौका है। और जो इंसान सोचे कि नहीं, अब ये टाइम है जब मैं रुक गया, मेरी लाइफ में स्टैग्नेशन आ गई, वहां पे जाकर वो अपने आप में एक फ्रस्ट्रेशन फील करता है, होपलेस फील करता है। और आप एक जनरली देखेंगे, जैसे मैंने शेयर किया था कि जो लोग आशावादी रहेंगे फ्रॉम द बिगनिंग, जिनके पास ऑलरेडी इच्छा शक्ति आ गई, पर्पस आ गया, कॉम्पिटेंस आ गया, वो आगे जाके भी इस लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे और वो अपनी स्ट्रेंथ को देखेंगे और कहेंगे कि अच्छा मेरे पास तो और टाइम है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन जिसने हम हमेशा ही एक लाइफ को थोड़ा नेगेटिव अप्रोच से देखा है, वो जनरली ये फील करेंगे कि आई एम स्टैग्नेटेड, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक स्टेज है जहाँ पर ऑब्वियसली दो अप्रोच वहीं से आते हैं। तो मैं कहूंगी दो बातें। बचपन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और वहीं से बच्चा एक और पर्सन एक आशावादी बनता है। दूसरा, पेरेंट का रोल इधर इम्पोर्टेंट है कि अगर पेरेंट शुरू से ही बच्चे को अपना देखना चाहते हैं छवि, तो उन्हें एक बच्चे को देखना। ठीक है। तो यानी ये अवस्था ऐसी अवस्था है जहां हम ये कह सकते हैं कि सुनहरे बालों के साथ हम एक सुनहरा जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल जी। तो यहाँ डॉक्टर जॉली, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के लिए एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आप एक क्या संदेश देना चाहेंगी, एक संक्षेप में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि लोग इस तरह से सोचते हैं कि ये एक काम है जिसे उन्हें थोड़े दिन लेना है और उसके बाद उसको खत्म करना है। लेकिन ऐसा क्यों? ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ जब एक इंसान उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी को एक मेंटेनेंस थेरेपी की तरह लेकर अपने लाइफ में टाइम पे आने वाले चैलेंजेस को अच्छे से रिजॉल्व कर सकता है, उसी टाइम पे रिजॉल्व कर सकता है, तो क्यों नहीं उसे हम साथ के साथ लेकर क्यों नहीं चल सकते हैं? अगर एक एडल्ट है
स्पेशली एबल्ड एडल्ट है उसको अगर आगे वो सोचे कि मैरिज, वो लोग सोचते हैं कि उनकी कोई मैरिड लाइफ नहीं हो सकती है, लेकिन ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर वो रेगुलर ले रहे हैं तो उनके सिम्टम्स इतने कंट्रोल होते हैं कि वो मैरिड लाइफ भी अपनी सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक मेरा ओपिनियन ये है कि अक्सर माना जाता है कि स्पेशली एबल्ड लोगों की शादी उसी तरह की किसी इंसान के साथ होनी चाहिए, जबकि मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम उस इंसान की शादी किसी ऐसे इंसान से भी कर सकते हैं जो थोड़ा एम्पैथेटिक हो, या कह लीजिए कि लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से है, जिसे एक अच्छा घर चाहिए, तो इस तरह से उस इंसान को एक अच्छा घर मिल सकता है और इस इंसान को एक अच्छा केयर टेकर मिल सकता है, क्योंकि माँ बाप पूरा लाइफ लॉन्ग बच्चे की केयर नहीं कर सकते हैं, तो आगे चल के उसकी भी एक लाइफ है, वो भी एक इंसान है, उसे भी हक है हर तरह की लाइफ एंजॉय करने का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जी। जीवन यात्रा से संबंधित हमारे जन साधारण और जन दिव्यांग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश हमारे इस सेगमेंट से हमारे दर्शकों को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विशेषज्ञों का, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। साथियों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे लेकर आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम आप और हम। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। करियर और काउंसलिंग के इस सेगमेंट में आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं मिस्टर भागीरथ भारद्वाज जी, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं रिच लाइफ LLC USA, और साथ ही इज वेल नोन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड करियर सिलेक्शन। और इनके साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मिस्टर रमेश खांडपाल जी, जो कि वरिष्ठ प्रशिक्षक हैं अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास संस्थान में। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। भागीरथ जी, यह सेगमेंट हमारा करियर एंड काउंसलिंग का सेगमेंट है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम एक व्यक्ति के जीवन यात्रा की बात करते हैं कि वो कब सफल होता है, तो हमारा एक ही बात पर ध्यान जाता है कि उसके कार्य क्षेत्र में उसकी कितनी सफलता है। तो ऐसा है कि जीवन यात्रा में अलग अलग स्टेजेस होती है, तो हमें उन स्टेजेस पर, उन पड़ाव पर किस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि एक व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र में उसे सफलता प्राप्त हो? मीनू जी, मैं कहना चाहूँगा कि आजकल प्राइवेटाइजेशन का वर्ल्ड है जी, और कॉरपोरेट जो है वो आपकी परफॉर्मेंस देख के आपको रिम्यूनरेशन देता है। बिल्कुल। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप ग्रो करते हैं, आप अपने सारे जितने भी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल कर पाते हैं, क्योंकि आपको रिम्यूनरेशन भी उसी हिसाब से मिलता है जी। तो इन सारे पड़ाव तक पहुँचने के लिए जो हमारी एक बच्चे से लेके और आगे तक का कॉर्पोरेट में एंटर करने का और उसमें परफॉर्म करने तक का जो प्रोसेस है, उसमें मैं मानता हूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये रहता है पेरेंट के लिए भी और बच्चे के लिए भी, कि उसका 10th के एग्ज़ाम के बाद जो स्ट्रीम सिलेक्शन है, वो स्ट्रीम सिलेक्शन उसकी नेचर और उसकी स्ट्रेंथ्स और उसके स्किल सेट को देखते हुए सिलेक्ट किया जाए जी। इसके बाद जब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से पहले अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन में जाता है और कॉलेजेस में जाता है, वहाँ से डिग्रीज लेता है, तो उस वक्त भी वो जो नेचर और जो उसका नर्चर और जो स्किल सेट जो उसका डेवलप होना है कॉर्पोरेट में इंटीग्रेट करने के लिए जी, वो बहुत अहम भूमिका निभाता है जब बच्चा कॉर्पोरेट में एंटर करके परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार होता है। जैसे जैसे वो परफॉर्मेंस देता जाता है उसकी डिमांड जो है कॉर्पोरेट में बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती है उसके पे पैकेजेस बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे उसके पे पैकेजेस बढ़ते जाते हैं उसकी जो आगे की ख्वाहिशें, जो इच्छाएं हैं, जो उसका सक्सेस का जो मंत्रा है जी, वो उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। जी जी। गलती यहाँ हो जाती है कि पेरेंट्स या बहुत से लोग 10th में ही वहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं जी। वो डाइवर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में, मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड चलती है और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उस बच्चे के साथ, आपके अपने एक बच्चे के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं, सबकी अपनी अपनी स्किल सेट हैं, तो पेरेंट्स वहाँ पे कंफ्यूज होकर गलत डिसीजन इम्प्लीमेंट कर देते हैं जी। मैं सिर्फ पेरेंट को भी दोष नहीं दूंगा, कई बार बच्चा भी उस चीज़ को गलत तरीके से अडॉप्ट कर लेता है बिना अपनी स्वॉट एनालिसिस किए हुए कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे, मेरी वीकनेस कहाँ पे है, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं मार्केट में और क्या क्या थ्रेट्स हैं कि मैं कब उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ कब तक रहेगी। जी जी। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे जो आप
अगर डिसाइड करेंगे अपना करियर, तो मैं समझता हूँ कि जो सक्सेस का जो एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो आप अचीव कर पाएंगे। तो 10th इज द एरिया वेयर यू शुड सेलेक्ट अ राइट स्ट्रीम। कॉलेज की डिग्री नेक्स्ट एरिया जहाँ पे आपका स्किल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्ट्रांग होना जरूरी है। फिर कॉर्पोरेट आपको हाथों हाथ ले लेगा। जी जी। तो इसका मतलब अगर हम अपने अर्ली स्टेजेस पर जहाँ बच्चा एक किशोर है वहीं पर अगर वह समझ जाता है कि मेरा इंटरेस्ट या मेरी जो है क्षमता के क्षेत्र में ज्यादा है, तो वहां से अगर वो उसी दिशा में कार्य करता है तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में भी उसे सफलता प्राप्त होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें मैं एक एडवाइस और देना चाहूंगा पेरेंट्स को कि और स्कूल में जो टीचर्स हैं और उसके जो बच्चे के फ्रेंड्स हैं कि वो भी इस प्रोसेस में उस बच्चे की मदद करें, वो ऑब्जर्व करें कि उस बच्चे में क्या अच्छाइयाँ हैं, वो बच्चा कहाँ पे स्ट्रांग है, वो उस बच्चे को अवगत भी कराएं इस चीज़ से। और पेरेंट्स भी उसमें सपोर्टिव रहें और टीचर्स भी जो है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव और इवेल्युएशन प्रोसेस है, गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ को बोला है कि अब जो एजुकेशन है वो लाइफ टाइम है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे अच्छे हैं, उसी में आप स्किल डेवलपमेंट अपना करिए। उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, उसमें आप परफॉर्म करिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बिल्कुल। जिस क्षेत्र में भी अपने दिल से काम किया जाए, पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ काम किया जाए, तो निश्चित रूप से हमें उस क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। जी, वो हमारी कंपनी का भी यही मंत्र है, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू। क्या बात है, दैट्स द मंत्र ऑफ सक्सेस। जी रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे परिवारों में, हर परिवार में माता पिता, अभिभावक जो है, परिवार का हर सदस्य बच्चे की परवरिश इस तरह से करना चाहता है कि वो अपने जीवन में प्रसन्न रहे, अपने जीवन में सक्सेसफुल रहे, अपने कार्य क्षेत्र में सफल रहे, एक अच्छा जो है उसको मनी का पैकेज मिले, सैलरी का। तो इन सब के बीच में फिर भी हर व्यक्ति खुश तो नहीं, हर व्यक्ति सफल भी नहीं। तो क्या करें कि एक सफल व्यक्ति खुश भी हो और एक खुश व्यक्ति सफल भी हो? तो ये तारतम्य किस तरह से जोड़ा जा सकता है? ये तो प्रश्न ही बहुत अच्छा है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लक्ष्य चुनो ऊंचे जीवन का, पहुँच मनुज की स्वर्ग तलक है, किंतु कभी न है बात भूलना, जीवन में संघर्ष प्रमुख है जी। क्योंकि बिना श्रम किए, बिना परिश्रम किए, बिना संघर्ष किए वो मुकाम नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। इसे उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहीं सुप्तस्य संघस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। कि बिना परिश्रम श्रम किए तो शेर को भी उसका शिकार नहीं मिलता, उसको भी बहुत श्रम करना पड़ता है। इसलिए जीवन में जो लोग श्रम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जिनमें साहस होता है, वे अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते हैं। लेकिन जीवन की इस यात्रा में अलग अलग पड़ाव जहाँ पर आते हैं, और निश्चित रूप से प्रकृति ने भी चुनौतियों से और संघर्ष से परिपूर्ण जीवन ही मनुष्य को दिया है। जन्म से ही वह संघर्ष करना सीख जाता है, और यहाँ पर इतना जीवन में इतनी सारी चुनौतियाँ आती हैं, तो संयम कैसे रखे मनुष्य, और किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करे, कौन सा मंत्र जो है अपनाए कि वो हमेशा खुश रहने की कोशिश कर सके? देखो, उसके लिए देखो व्यक्ति को उत्साही होना बहुत जरूरी है। एक संस्कृत में श्लोक है कि उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्रम, क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु सक्तम, शूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदयम च, लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। मतलब व्यक्ति को उत्साही होना चाहिए और दीर्घ सूत्री कार्यक्रम बनाने वाला होना चाहिए, व्यसन से मुक्त रहने वाला होना चाहिए, उत्साही हो, व्यसन मुक्त हो और साहसी हो, शूरवीर हो और अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला हो। आदि छोटी छोटी चीजें यदि व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है तो वो अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। इसलिए बचपन से ही यदि विद्यार्थी को, बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए तो उनका सर्वांगीण विकास होता है। और जब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है तो वह अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है। भागीरथ जी, हाँ, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी आपसे कि हम हमेशा बच्चों से अपेक्षा करते हैं परफेक्शन की, और हम सोचते हैं, हम बात करते हैं सक्सेस की जी। हम कभी यह बात नहीं करते कि गलती हो गई, असफलता हो गई, और इसी कारण शायद हम इतना अधिक महत्व दे देते हैं जीवन में सक्सेस होने के लिए कि बच्चा सक्सेस को पाने के नाम से ही डरना शुरू कर देता है। तो कितना जरूरी है असफलता की बात करना, गलतियों की बात करना? मीनू जी, मैं समझता हूँ कि सफलता से ज़्यादा
असफलताएं मिलती हैं जीवन में जी। तो सफलता से ज़्यादा असफलताओं की बात करना भी ज़रूरी है जी। सफलता का पाने का जो एक तरीका है एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो मैंने आपको बताया। लेकिन जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो असफलताएं भी हर मुकाम पे खड़ी रहती हैं। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो अपने प्लान्स में फेल होती है, कोई भी ऐसा एम्प्लॉई नहीं है जो फेल नहीं होता, जी जी। कोई भी ऐसा मैनेजर नहीं है जो फेल नहीं होता, और इसी तरीके से कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो कभी फेल नहीं होता जी। जब हम जीवन शुरू करते हैं, एक छोटा सा बच्चा चलना शुरू करता है तो वो बहुत बार गिरता है और फेल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसमें वो शुरू से ही एक नेचुरल एक इंस्टिंक्ट होती है कि मुझे उठना है और मुझे चलना है। बिल्कुल। अगर वो इंस्टिंक्ट नहीं होगी तो शायद हम कभी जिंदगी में चल ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। ये इंस्टिंक्ट बच्चे में रहनी, वो नेचुरल है, वो रहेगी, लेकिन उस इंस्टिंक्ट के अगेंस्ट हमने उसको कैसे एक्सेप्ट करवाना सिखाया बच्चे को, हमने कैसे रिएक्ट किया जब वो फेल हुआ, हमने उसको कैसे उस फेलियर को एक्सेप्ट होके एक गलती को सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करना है, वो प्लानिंग उसको सिखाई कि नहीं सिखाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर उसको वो एनवायरनमेंट और वो सपोर्ट जो है चारों तरफ से मिला तो वो जो फेलियर है वो उसका सक्सेस का मंत्र बनता है। जी जी। तो इस तरीके से हम उसको फेल होना सिखाते हुए इस सोसाइटी में इंटीग्रेट करेंगे तो वो एक सेटिस्फाइड, एक हैप्पी इंडिविजुअल होगा जो फेलियर्स को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेगा। जी जी। वो अपनी गलती को सीखेगा, गलतियों से सीखेगा और उस पर इम्प्रूव करेगा। हाँ, इम्प्रूव करना, अपनी गलतियों से सीखे, उसको एनालाइज करे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करे, और उसके बाद फाइन जो सिल्वर लाइनिंग है वो देखे उस अपॉर्चुनिटी में और फिर से प्रयास करें। जी। आप और हम के मन से हम यही संदेश देते हैं कि जब परिवार और विद्यालय और समाज मिलकर हम बच्चों की सहायता करते हैं और उन्हें हम सिखाते हैं जीवन का सही दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, निश्चित रूप से समाज एक सभ्य और उन्नत समाज में परिवर्तित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों विशेषज्ञों का, आप हमारे मंच पर आए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। दर्शकों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के सेगमेंट में फौरन हाजिर होंगे लेकर आपका कार्यक्रम आप और हम। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स के इस रचनात्मक, कलात्मक और मनोरंजक मंच पर। आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं मिस्टर अभिमन्यु शर्मा, जो कि एक विद्यार्थी हैं और साथ ही एक नन्हे गायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिमन्यु आपका हमारे इस मंच पर। आप हमारे दर्शकों को अपनी कला के विषय में क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं हिंदुस्तानी संगीत सीखता हूँ, हिंदुस्तानी क्लासिकल में, प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से। तो इसमें क्लासिकल गायकी मैं करता हूँ और मेरी एक ग्रेजुएशन डिग्री इसमें पूरी हो चुकी है। अच्छा, तो अभिमन्यु, आज की जनरेशन तो पाश्चात्य संगीत की तरफ विशेष रूप से आकर्षित रहती है और ऐसे में आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखने का निर्णय लिया है, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? शास्त्रीय संगीत को मैं मानता हूँ जैसे आप एक भाषा सीखते हैं तो उसमें आप बिना व्याकरण सीखे एक भाषा को थोड़ा बहुत ही बोल पाएंगे, और जब आपको व्याकरण आ जाएगी तो आपको उस भाषा में कोई बीट नहीं कर सकता। तो मैं यही मानता हूँ कि शास्त्रीय संगीत म्यूजिक की व्याकरण है। अगर आपको ये व्याकरण आ गई तो आप फिर ये किसी भी तरह कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सुंदर आपने बात कही कि हमारा जो भारतीय संगीत है वो विशेष रूप से इस तरह से है कि संगीत का आधारभूत ज्ञान हमारे भारतीय संगीत में है। मुझे लगता है देशभक्ति का एक यह भी रूप हो सकता है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, अपने संगीत से जुड़ें और अपने संस्कारों से जुड़ें। कि यहाँ पर एक प्रश्न और मेरे मन में आता है अभिमन्यु, कि जब आप शास्त्रीय संगीत गुनगुनाते हैं और जब आप पाश्चात्य संगीत गुनगुनाते हैं, दोनों के एहसास में क्या अंतर है? अंतर तो बहुत है। देखिए, शास्त्रीय संगीत में मैं मानता हूँ कि एक डिवोशनल कनेक्ट आता है। अच्छा। और जो पाश्चात्य संगीत है वो एक तरह से ज़्यादातर लोग गा लेते हैं, जैसे आप बॉलीवुड देख लीजिए
तो मतलब ज़्यादातर लोग देखेंगे आप इंटरनेट पे, जैसे बहुत लोग आजकल फेमस हो रहे हैं, तो पाश्चात्य संगीत में गा के मतलब बहुत लोग गा सकते हैं, पर जो शास्त्रीय संगीत है, जो हमारे यहाँ के क्लासिकल सिंगर्स बाहर जाके शोज करते हैं, तो उनका जो क्राउड, जो फैंस हैं, वो वेस्टर्न से भी ज़्यादा है। तो इसमें एक अलग ही कनेक्ट है जो लोगों को एक पीस देता है, एक मेडिटेशन कहूँगा मैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, एक साधना है हमारे भारत का संगीत। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमारे दर्शकों को अपनी एक कला का जो है प्रदर्शन करें। ज़रूर, मैं एक गज़ल पेश करना चाहूँगा। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे मेरा अक्स है, बस आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ, तो किसी के हर्फ़े दुआ में हूँ। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ, तो किसी के हर्फ़े दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी हमारे इस मंच पर। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगी आपकी ये प्रस्तुति सुनकर, आपकी गज़ल सुनकर, कि भारतीय संगीत देवताओं की वाणी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु आपका, आप हमारे मंच पर आए और हमारे दर्शकों का मनोरंजन भी किया। धन्यवाद। साथियों, जीवन यात्रा एक सीढ़ी के समान है, जहाँ हर एक कदम एक नया सवेरा होता है। वर्तमान से सीखकर हम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। शैशव काल से वृद्धावस्था तक की यह यात्रा अनुभव, संस्कारों और उपलब्धियों का खजाना है। जीवन की इस यात्रा को सरल, सुगम और सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि हम हर एक पड़ाव की चुनौतियों को समझें, स्वीकारें और अपने हर कदम को निखारें। यहाँ कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, साथ देगी यह ज़मीन, साथ देगा आसमां। इसी के साथ इजाज़त लेते हैं। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आपका मनपसंद कार्यक्रम लेकर, आप और हम। नमस्कार।